Hello friends, welcome to EduImprints. I hope you have subscribed to our YouTube channel and hit that bell icon so that you do not miss any of our videos on the channel. So today we are going to discuss the Constitution MCQ on Article 12 and 13. In the last video we have discussed about the basics of fundamental rights. If you haven't watched that video, go and watch that video first. So let's start. The first question is, under which article the definition of state includes government and the Parliament of India, government and the legislature of state, and all local authority in the territory of India? Article 13, Article 12, it is in both or none of the above. So the correct answer is Article 12, because जो Article 12 हो वो define करता है what is state. अब स्टेट को डिफाइन क्यों कर रहे हैं हम? स्टेट की डिफाइन करते हुए हम उन अथॉरिटीज़ को उसके अंदर लेकर आ रहे हैं जिनके एक्शन के खिलाफ, जिनके एक्शन को हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बेसिकली चैलेंज कर सकते हैं यदि उनका एक्शन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है। ठीक है, सो तभी हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल 12 में कौन कौन सी चीज़ आती है? एग्जीक्यूटिव पार्ट भी आता है, लेजिस्लेचर भी आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और यूनियन गवर्नमेंट का भी, लोकल अथॉरिटीज़ भी आती हैं, म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, साथ साथ में अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, इवन अ प्राइवेट बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह काम कर रही है हमारे गवर्नमेंट की, वो भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन में कवर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज अप्लाइड टू। अब हमारी जो डेफिनेशन बताई गई है आर्टिकल 12 के अंदर, वो कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होती है? पार्ट 3, पार्ट 4, या दोनों, या नन ऑफ द अबव? तो ये दोनों पर एप्लीकेबल होती है। पार्ट 3 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब है जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले की जो लॉज हैं, यदि वो फंडामेंटल राइट्स से इनकैपिटेबल हैं या इनकॉन्सिस्टेंट हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वॉइड हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी, वॉइडेबल या वैलिड। तो जिसमें करेक्ट आंसर है हमारा वॉइड। ठीक है, क्योंकि आप आर्टिकल 13 के क्लोज 1 को जब पढ़ते हैं तो ये क्लियर कट वो कह रहा है कि जितनी भी फंडामेंटल, जितनी भी कुछ ऐसी लॉज हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंसी। जिस हद तक वो इनकॉन्सिस्टेंट है उस हद तक वो वॉइड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। तो कौन से केस में? बीकाजी नारायण दक्रास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बशीरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, सी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो ये जो केस है इसमें बेसिकली हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करिए। आपको इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। एक्लिप्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी जो लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है तो वो उसके एक किस्म का जो फंडामेंटल राइट है वो उसको एक्लिप्स कर लेगा, उसको छुपा लेगा। तो हम कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है तो वो जो लॉ है फॉर द टाइम बीइंग अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगी। ठीक है, और लेटर ऑन सपोज उसी लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो जाती है, संशोधन हो जाता है, और अमेंडमेंट के बाद वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से मतलब फॉलो कर रही है, या फिर से वो अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि वो जो लॉ है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, तो अगेन वो एनफोर्सेबल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब कि जो फॉर द टाइम बिंग हम किसी लॉ को अनइन्फोर्सेबल कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को के इनकॉन्सिस्टेंट है, और जैसे ही वो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगी वो दोबारा से इन्फोर्सेबल हो जाएगी। दिस इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नेक्स्ट आ जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 इज टू लिमिट द पावर ऑफ स्टेट, बी एक्सपेंड्स द पावर्स ऑफ हायर कोर्ट्स, सी सिक्योर द पैरामाउंटेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डी बोथ ए एंड सी।
तो हमारा जिसमें करेक्ट आंसर है दैट इज सिक्योर द पैरामाउंटेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को पैरामाउंट करने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को पैरामाउंट करने के लिए तो हमने आर्टिकल 13 डाला है। ठीक है, और उसके थ्रू हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक एक्सप्रेसिवली हम पावर दे रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल 13 के अंदर कि हाई सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है कि यदि वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिकल 13(2) दैट इज includes law amending the constitution. B does not include a law amending the constitution. C states that the state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights. D none of the above. तो इस पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी। सी का मतलब इसमें यही है कि जो स्टेट है वो किसी भी ऐसी तरह की लॉ नहीं बना सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर जा रही है या ब्रिज कर रही है, बेसिकली हम कह सकते हैं उल्लंघना कर रही है। ठीक है, सो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन हमारा आ जाता है दैट इज 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 13। ठीक है, अब हमारे आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन की गई है कि लॉ का मतलब क्या है। तो उसमें कस्टम है, बाय लॉ है, रूल्स हैं, सभी के सभी हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ऑल ऑफ द अबव मतलब आपने 4 भागों में डिवाइड कर लेना है कि जो आर्टिकल 13 है वो सबसे पहले बात कर रहा है परमानेंट लॉज की। परमानेंट लॉज का मतलब होता है जो हमारा लेजिस्लेचर बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे जो विधानसभा होते हैं, स्टेट असेंबली होती है, स्टेट जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, दैट आर को परमानेंट लॉज, वो हमारे आर्टिकल 13 में आती हैं। फिर टेम्परेरी लॉज भी हमारे आर्टिकल 13 में आती हैं, दैट जैसे कि ऑर्डिनेंसेस की पावर है हमारे गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, 1, 2, 3 और हमारे 213 के अंदर। देन उसके बाद हमारी जो ये कह सकते हैं डेलीगेटेड पावर है, डेलीगेटेड पावर जैसे बाय लॉज की, नोटिफिकेशंस की, रूल्स की। ठीक है, और सबसे लास्ट में आती है हमारी नॉन लेजिस्लेटिव जो सोर्सेज होते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज का मतलब कस्टम, यूसेजेस, कि ऐसी कोई परंपरा काफ़ी टाइम से चलती आ रही है जिसने एक लॉ का बेसिकली फॉर्म ले लिया है, तो वो भी आर्टिकल 13 के एम्बिक्ट में आती है। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस। उसके बाद हमारा आ जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू A प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, B पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बोथ और एग्जिस्टिंग लॉज। तो हमारे जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ये दोनों पर एप्लीकेबल होती है। द करेक्ट आंसर इज सी। देन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेचर। सो मैंने अभी आपको बताया है आर्टिकल 12, 13, बोथ और नन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 13 जो पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट hold that an amendment of the constitution under article 368 was law within the meaning of article 13। ओके, तो अब ये लॉ है, तो ये हमारा ए है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हियर द करेक्ट आंसर इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए हमारा आर्टिकल 13 का जो हमारा बेसिकली क्लोज 4 है वो बताता है कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, दैट इज़ वाई विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13, कि आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लोज 4 ये कह रहा है 13 का कि यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसको गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि दैट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड बिकॉज वो भी लॉ के एम्बिट में आती है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। अब उसके रिएक्शन में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो हमारी कोर्ट्स के पास पावर नहीं है कि वो बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उसको क्लैरिटी देते हुए लास्ट में केशवानंद भारती केस के अंदर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट करा, उन्होंने कहा कि यस जो पार्लियामेंट है वो
अमेंड कर सकती है बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे वॉलेट नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन रखती। सो दिस इज़ अबाउट कि हमारा जो अमेंडमेंट का जो पार्ट है अंडर आर्टिकल 13। सो दिस इज़ अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल 12 and 13, and please post your marks in the comment section, and do like, comment and share this video, and do not forget to click on the subscribe button. And lastly, do not forget to follow us on Instagram, because where I share the important posts related to your examination. So thank you so much, have a nice day, and if you have any doubt you can ask in the comment section. So all the best.